जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की भाग संख्या 9 को पढ़ रहे हैं। ठीक है। भाग संख्या 9 में हम लोगों का पहला टॉपिक क्या था? पंचायती राज। दूसरा टॉपिक क्या था? नगर निगम नगर पालिका था। तो हम लोगों ने पंचायती राज और नगर पालिका को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है। देखिए, पंचायती राज में क्या है? पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची में रखा गया था। और जो हम लोगों का नगर पालिका है उसको हम लोग 74वां संविधान संशोधन 1973 को 1993 में 12वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि पंचायती राज को 11वीं सूची में रखा गया है और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया है। उसको 73वां संविधान संशोधन करके और इसे 74वां संविधान संशोधन करके रखा गया है। ठीक है। तो हम लोगों का उसी में देखिए क्या है कि भाग संख्या 9 में ही ये पंचायती राज और नगर पालिका के बाद ये हम लोग का तीसरा टॉपिक क्या होता है? एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है सहकारिता। ठीक है। जिसका नाम क्या है? सहकारिता। ठीक है। तो आइए हम लोग सहकारिता के बारे में पढ़ते हैं कि सहकारिता क्या होता है। ठीक है। आर्टिकल संख्या 243 में दिया, आर्टिकल संख्या 243 से क से लेके अड़ के बीच में ये तीनों को रखा गया है। यानी कि इसको पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारिता। ठीक है। तो पंचायती राज और नगर पालिका को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये हम लोग का तीसरा टॉपिक क्या है? सहकारिता। तो आइए हम लोग सहकारिता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान के इंडियन पॉलिटी में भाग संख्या 9 को पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल 243 में है। इसको हम लोग क से लेके अड़ तक के बीच में रखा गया है। ठीक है। क से लेके अड़ तक के बीच में रखा गया है। ठीक है। जिसका नाम क्या है? सहकारिता। अब देखिए सहकारिता होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या है सहकारिता। सहकारिता का मतलब क्या होता है कि बहुत से स्थानीय लोगों का एक समूह। जैसे यहाँ पे देखिए कि इसमें बोला गया है कि बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था या कंपनी को बनाते हैं तो उसे हम सहकारिता कहते हैं। ठीक है। बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी एक संस्था या फिर कोई एक कंपनी को जो बनाते हैं, बहुत सारे लोग मिलके, सहकारिता मतलब कि स्थानीय लोग मिलके जब कोई संस्था या कोई कंपनी को बनाते हैं तो उसे हम लोग सहकारिता कहते हैं। ठीक है। सहकारिता कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दूसरा ये बताया कि यह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों को ही सहायता करता है। देखिए इसके लिए एक अलग से बैंक होता है जो उसकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक है। और ये स्थानीय लोगों द्वारा ही बनाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, देखिए कि जैसे अमूल एक ब्रांड है, अमूल कंपनी, तो अमूल को सहकारिता के द्वारा ही बनाया गया था। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए बहुत बहुत कोई भी काम हो, 10-20 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उसे दे दिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा उसे दे दिया गया कि भैया ये आप कीजिए। फिर कोई काम है उसको 10-20 लोगों के द्वारा उसको काम कराया जाता है। इससे बहुत फायदा होता है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी बोझ थोड़ा कम रहता है और जो लोग स्थानीय लोग होते हैं उनको भी एक रोजगार मिल जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट होता है। ठीक है। इसलिए सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है। ठीक है। सरकार इन सहायतों पर विशेष ध्यान देती है और इसमें टैक्स की भी कमी होती है। ठीक है। जिसमें इन संस्थाओं पर टैक्स जो है कम लिया जाता है या टैक्स पे थोड़ी बहुत छूट इसमें मिलती है। ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का सहकारिता। सहकारिता का मतलब ये है कि ये स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई एक कंपनी या फिर एक संस्था होती है। स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई एक कंपनी या एक संस्था होती है। ठीक है। जो अपने कामों को करते हैं, ग्रुप बना के करते हैं। ठीक है। तो ये रहा हम लोगों की सहकारिता। ठीक है। तो हम लोगों ये है भाग संख्या 9। तो अब हम लोगों का भाग संख्या 9 खत्म होता है। भाग संख्या 9 में केवल 3 ही टॉपिक था, पंचायती राज, नगर पालिका और सहकारिता, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं भाग संख्या 10 पे। तो देखिए भाग संख्या 10 क्या करता है। देखिए सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं भाग संख्या 10। देखिए भाग संख्या 10 में क्या है? SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट यानी कि SC/ST प्रशासन इसमें दिया गया भाग संख्या 10 में। इसे हम लोग आर्टिकल संख्या 244, एक ही आर्टिकल है, 244 में रखा गया है। ठीक है। भाग संख्या 10 को 244 में रखा गया है और भाग संख्या 9 को 243 में रखा गया था, क से लेके अड़ तक के बीच में। लेकिन क्या है भाग संख्या 10 क्या है? SC/ST एक्ट। ठीक है। देखिए पहले क्या था, हम लोगों के आज 100 साल या 50 साल जब आप पीछे जाएंगे
तो जो हम लोगों के दलित लोग थे, जो छोटे कास्ट के लोग थे, उन पे बहुत ही अत्याचार हुआ करता था। बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों पर बहुत ही अत्याचार होता था, इसलिए उन लोगों को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता था। जिस वजह से जब उन लोगों का संविधान बनाया जा रहा था, उस टाइम उन लोगों के लिए एक विशेष विशेष रूप से उन लोगों को आरक्षण दिया गया। वही भाग संख्या 10 में ये रखा गया है कि एससी एसटी एक्ट यानी कि एससी एसटी प्रशासन के लिए अलग से भाग संख्या 10 में उन लोगों को रखा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 244 इसमें क्या है कि एससी एसटी एक्ट 1989 में के तहत किसी दलित व्यक्ति की शिकायत पर बिना जांच के ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, इसको कब रखा गया था? तो एससी एसटी एक्ट को कब रखा गया था? 1989 को। यह क्या है? ये है कि दलित व्यक्ति द्वारा, ठीक है, दलित व्यक्ति द्वारा अगर कोई कंप्लेन या शिकायत की जाती है तो आपको बिना जांच के ही आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, यही से बताया गया कि एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत किसी दलित व्यक्ति की शिकायत पर बिना जांच के ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये है हम लोग का एससी एसटी एक्ट, यानी कि कोई जांच भी नहीं होगा। यदि एससी एसटी एक्ट लग गया तो आपको पुलिस सीधे आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, ये रहा हम लोग का एससी एसटी एक्ट। और इसमें दूसरा ये है कि आर्टिकल 244 क में देखिए बताया गया कि असम राज्य के जनजातीय के प्रशासन की चर्चा है। देखिए, असम राज्य में ऐसा केस बहुत देखने को मिलता था, इसलिए असम राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा जनजाति को विशेष छूट मिलती है। राष्ट्रपति करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रशासन उन लोगों के लिए है, अलग से हर प्रकार का विशेष रूप से छूट दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है असम राज्य के लिए। ठीक है, आर्टिकल 244 क के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का भाग संख्या 10 एससी एसटी प्रशासन। ये बेसिकली इतना सही है, इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 244 में क्या है। आर्टिकल 244 में ये है, एससी एसटी एक्ट है, जिसको यदि किसी दलित व्यक्ति की शिकायत पर बिना जांच किए पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का भाग संख्या 9, ये रहा भाग संख्या 10। अब आते हैं हम लोग भाग संख्या 11। देखिए, भाग संख्या 11 में क्या है कि केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य में क्या संबंध है, केंद्र और राज्य में क्या संबंध है, इसके बारे में इसके बारे में भाग संख्या 11 में बताया गया है। ठीक है, तो आइए भाग संख्या 11 में क्या है। देखिए, भाग संख्या 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, इसको देखिए, इसको अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में रखा गया है। 245 से 263 के बीच में रखा गया है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना वही है जो हम लोगों के एग्जाम में आए, जो हम लोगों की जरूरत थी। ठीक है, तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग संख्या 9, भाग संख्या 11 क्या कहता है, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या संबंध होता है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आर्टिकल आता है 249, यानी 249 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके बारे में देखिए 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर, देखिए सूची 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग पढ़ना 3 ही है। सूची देखिए, पहले राज्य के लिए राज्य सूची होती है, यानी कि राज्य सूची वह होती है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। संघ सूची वह होती है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची ये होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों की सहमति के अनुसार बनाया जाता है। और एक होता है अपशिष्ट सूची, जिसपे कोई विशेष कार्य के लिए उस पर कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। देखिए, आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन आर्टिकल 249 में क्या होता है कि राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज्यादा है। यही है इसमें कि राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को दे देती है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। ठीक है, ये रहा हम लोग का आर्टिकल 249। अब देखते हैं आर्टिकल 253, 253। देखिए, 253 ये कहता है कि संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, देखिए अंतरराष्ट्रीय संधि कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि कोई भी बड़ा नेता किसी विदेश में गया और वहां पे कोई एक समझौता करके आए। ऐसे मान के चलिए हमारे प्रधानमंत्री किसी विदेश में गए और वहां पे कोई समझौता किए कि हमें कोई एक बड़ा सा बांध बनाना है, एक बड़ा सा पुल बनाना है, या फिर एक बड़ा रोड बनाना है अपने इंडिया में, एक समझौता करके आ गए। यानी कि जैसे जापान में क्या हुआ, जापान इंडिया में मोदी जी गए, वहाँ प्रधानमंत्री गए और कोई समझौता करके आए कि हमें ये कार्य करना है। ठीक है, और कार्य करना है और किसी राज्य में वो कार्य करना है,
और राज्य वो नहीं कराना चाह रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई समझौता तो हो गया है लेकिन राज्य परमिशन ही नहीं दे रहा है, क्योंकि राज्य का अपना नीति निर्देशक तत्व है। तो वही उसमें बताया गया है कि संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के। तो संसद का ये अधिकार है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को वो लागू कर सकता है किसी भी राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति के। ठीक है, आर्टिकल 253। अब आते हैं अनुच्छेद 262। देखिए 262 में क्या बोला गया है कि नदियां राज्य सूची की विषय होती है। क्योंकि देखिए जो मानो कि नदी होती है वो राज्य सूची का ही विषय होती है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि नदी जो है बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है, वो एक राज्य से निकलकर विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती रहती है, इसलिए बहुत विवाद का कारण बहुत ज्यादा नदियों में होता है। नदियों में विवाद का कारण बहुत ज्यादा होता है, एक राज्य दूसरे राज्य में विवाद हो जाता है, इसलिए नदी को संघ सूची में रखना चाहिए। लेकिन रखा किसमें गया है? राज्य सूची में रखा गया है, इसलिए विवाद बहुत ज्यादा होता है। तो वही उसमें 262 में ये बताया गया है कि नदियां राज्य सूची की विषय होती है, अतः दो राज्यों के बीच उत्पन्न नदी विवाद को सुलझाने के लिए रिटायर्ड जजों के एक समूह बनाया जाता है, जिसे हम लोग न्यायाधिकरण करते हैं। जो दो नदी होती है, तो नदियां विभिन्न राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो एक दूसरे राज्य में विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए एक रिटायर्ड जज का एक समूह बनाया जाता है, जिसे हम लोग न्यायाधिकरण करते हैं। क्या कहते हैं? न्यायाधिकरण करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग न्यायाधिकरण करते हैं। रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाता है, जिसे हम लोग न्यायाधिकरण करते हैं। वो दोनों राज्यों के विवाद का सुलझाया या सफाया करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए कावेरी जल विवाद। देखिए कावेरी जल विवाद क्या है कि वो कर्नाटक से उसका उद्गम होता है, कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन निकलता है? कावेरी नदी निकलती है, और कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, ये सब होते हुए वो जाती है। तो इसलिए विभिन्न राज्यों में एक विवाद का कारण बना होता है। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद। तो ये रहा आर्टिकल 262। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 263। देखिए 263। अब देखिए 263 ये कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय मतलब कि राज्य के अंदर, मतलब दो राज्यों को, इसमें बताया गया है कि राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। अंतरराज्यीय परिषद का क्या मतलब होता है कि दो राज्यों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। सभी राज्यों के सीएम, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी जितने राज्य होते हैं सभी राज्यों के सीएम, कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। साल में इसकी 3 बार, देखिए साल में इसकी 3 बार बैठक होती है। इसलिए आप लोग हमेशा न्यूज में देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है और उससे बातचीत करते हैं। तो वही करते हैं, इसमें अंतरराज्यीय परिषद का गठन वही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाना और उनसे सलाह सुझाव करना, एक दूसरे से सहमति बनाना, समझौता कराना, यही प्रधानमंत्री जी का कार्य होता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और उसके सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, और उनके कैबिनेट के कुछ सदस्य होते हैं, कैबिनेट के कुछ मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का अंतरराज्यीय परिषद, मतलब राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। साल में इसकी 3 बार बैठक होती है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का भाग संख्या 11, केंद्र और राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से 263। इसमें हम लोगों को 4 आर्टिकल को पढ़ना है, आर्टिकल 249, 253, 262 और 263। 249 में संसद के लिए राज्यसभा कानून बनाती है। 253 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को बिना उस राज्य की अनुमति के उसको लागू कराया जाता है। 262 में क्या है कि नदी से रिलेटेड है। नदी क्या है? गठन किया जाता है, नदी राज्य सूची का विषय होता है, तो उत्पन्न करने के लिए रिटायर्ड जजों का एक कमेटी बनाया जाता है, उसको ये सुलझाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 263 क्या कहता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का भाग संख्या 11, केंद्र, राज्य और संबंध। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।